तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनके बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में था, और मौलिक अधिकार को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो भाग 3 जो है उसमें दिए हुए हैं मौलिक अधिकार। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक भारत के संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं इन्हीं को बोला जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अब देखिए, जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो सन 1215 में जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने इंग्लैंड की जनता के लिए कुछ अधिकार दिए थे जिन्हें नाम दिया गया था अधिकार पत्र, और इसे ही बोला गया था मैग्ना कार्टा। तो इसी तरीके से जो भारत के संविधान का भाग 3 है मौलिक अधिकार, उसे भी मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया है, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसने अपने व्यक्तियों के लिए या अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, और वो अधिकार इतने विस्तृत और व्यापक हैं कि शायद ऐसे किसी और संविधान में ना हो। चाहे अमेरिका का संविधान हो, चाहे ब्रिटेन का संविधान हो, किसी में भी इतने अधिकार नहीं दिए हुए हैं जितने भारत में दिए हुए हैं। तो इसलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब अगर हम बात करें भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो सबसे पहले कब किया गया? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था सबसे पहले 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उसी टाइम पर जो मौलिक अधिकारों का प्रारूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। मौलिक अधिकारों को ही जो मैग्ना कार्टा है वो बोला गया है, यानी कि मैग्ना कार्टा को हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। अब अगर बात करें कि मौलिक अधिकार है क्या, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो स्वतः ही यानी कि जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेगा तो उसे जन्म से ही मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब मौलिक अधिकार के प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार होते हैं मौलिक अधिकार के। टोटल 7 प्रकार थे। स्टार्टिंग में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन एक जो अधिकार था उसे हटा दिया गया और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। और जो एक निकाला है वो था कानूनी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया है। अनुच्छेद 300 क, और इसका नाम दिया गया है अब कानूनी अधिकार। यानी कि टोटल स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। वो हटाया कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था उसे अनुच्छेद 300 क में पहुंचा दिया गया, और उसका नाम बदल कर रखा गया कानूनी अधिकार। तो इस तरीके से अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं 6। अब देखिए, इसके बारे में एक ज़रूरी बात कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है। तो याद रखना है कि जो मौलिक अधिकारों की जो इम्पोर्टेंस है वो इस पूरे संविधान में सबसे ज़्यादा है।
जैसे कि मौलिक अधिकार जो हैं उनको लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की मांग कर सकता है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत की सरकार जो अपने सशस्त्र नियम बनाती हैं उनको मर्यादित करती है। और दूसरी बात क्या है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है या व्यक्ति की सुविधा है उनके लिए प्रावधान करती है। तो मौलिक अधिकारों की अब हम पढ़ते हैं थोड़ी विशेषताएं क्या हैं, क्या मौलिक अधिकारों की क्वालिटी है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर बात करें तो देखिए कुछ मौलिक अधिकार तो ऐसे हैं जो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। क्या बताया मैंने कि कुछ मौलिक अधिकार तो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। इनके बारे में हम आगे देखेंगे कौन से नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से विदेशियों को प्राप्त हैं। अब देखिए अगर दूसरी विशेषता देखें इसके बारे में क्या है, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि वो असीमित नहीं है, मतलब वो सीमित हैं। कुछ ही जो मौलिक अधिकार हैं कुछ ही सीमा तक स्वतंत्रता देते हैं व्यक्तियों को, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करें। तो इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और असीमित नहीं है प्लस में एक बात और कही है कि ये वाद योग्य हैं। और अगर वाद योग्य हैं तो इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों को लेकर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। पर कब? अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब। तो अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस टाइम पर जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट में जाएं, पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों का रक्षा और सुरक्षा और उनकी गारंटी लेता है। यानी कि अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ये मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। अब अगर हम और इसके बारे में विशेषता के बारे में दूसरी विशेषता देखें क्या है, तो दूसरी विशेषता ये है कि जो राज्य है वो एक पक्ष में या मतलब अपनी ही नहीं चला सकता। एक तरीके से ये बोल सकते हैं राज्य पर प्रतिबंध लगा कर रखते हैं, जो राज्य के कड़े नियम हैं उन पर प्रतिबंध लगा कर रखते हैं मौलिक अधिकार। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकारों के विशेषताओं के बारे में कि क्या विशेषताएं हो सकती हैं मौलिक अधिकारों की। अब अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, घटाया जा सकता है नहीं घटाया जा सकता, तो इसके बारे में प्रावधान करती है संसद। संसद को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को बढ़ा भी सकती है, मौलिक अधिकारों को घटा भी सकती है, लेकिन ये एक साधारण विधि के द्वारा नहीं पारित होंगे। यानी कि ये साधारण विधि के द्वारा घटाए बढ़ाए नहीं जा सकते, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ये थी कुछ विशेषताएं। अभी एक दो विशेषता और देखते हैं, जैसे कि अगर आपातकाल की स्थिति हुई, ये विशेषता नहीं बोल सकते वैसे, कि अगर आपातकाल की स्थिति हुई तो आपातकालीन में क्या है, सारे जितने भी हैं ये मौलिक अधिकार सभी निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ है? अपराधों को दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में। अब सबसे बड़ी बात कि मौलिक अधिकार जो हैं इनके बारे में कानून कौन बना सकता है? तो कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, ना कि विधानमंडल के पास। अब बात आई कि संसद के पास ही क्यों है, विधानमंडल क्यों नहीं बना सकता मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी कानून? तो इसका मतलब ये है कि संसद इसलिए कानून बनाती है ताकि एक रूपता बनी रहे देश में। संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगा, जबकि जो विधानमंडल कानून बनाएगी वो देश में ना होकर पूरे राज्य में लागू होगा। तो ये थी कुछ विशेषताएं मौलिक अधिकारों की। अब देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो दिया हुआ है इसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक दिए हुए हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए
जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12, उसमें क्या है, उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित करने का मतलब है कि राज्य में कौन कौन तत्व शामिल होंगे। अब राज्य देखने में एक छोटा वर्ड है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले कौन कौन हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार। हम पढ़ रहे हैं राज्य की परिभाषा कि राज्य में कौन कौन शामिल है। केंद्रीय सरकार इसमें शामिल है, और केंद्रीय सरकार प्लस संसद, सेंट्रल लेवल पर संसद होती है, और राज्य सरकार प्लस विधानमंडल। और कौन शामिल होंगे, देखो केंद्र सरकार से छोटी होती है राज्य सरकार, राज्य सरकार से छोटी होती है स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर स्थानीय सरकार और प्लस ये स्थानीय सरकार में कौन कौन सी होती हैं, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, ये सभी स्थानीय सरकार है। तो देखिए हमने किस तरीके से पढ़ा राज्य को, कि राज्य क्या है, या राज्य को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। इसमें केंद्रीय सरकार संसद, सेंट्रल लेवल, राज्य सरकार विधानमंडल, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से छोटा होता है स्थानीय सरकार, पंचायत और नगर पालिका। और इसी में ही जो ऐसे पद हैं, या बोल सकते हैं कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक, संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक, जैसे कि ONGC है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे LIC, ये लिमिटेड हैं, यानी कि इसमें सरकार का भी हिस्सा होता है और प्राइवेट भी। तो ये सभी जो राज्य के अंतर्गत काम करेंगी, वो मतलब राज्य की संस्था के तौर पर कार्य करेंगी, वो सब राज्य को परिभाषित करती हैं। यानी कि ये जितने भी हैं सभी राज्य को परिभाषित करते हैं, और इनके द्वारा किया गया अगर ऐसा कार्य है कोई जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस संस्था को अवैध घोषित कर सकती है। मतलब अगर ये ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो, अगर ये ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो, तब सुप्रीम कोर्ट इनके द्वारा किए गए कार्य को अवैध घोषित कर सकता है। तो राज्य को परिभाषित किया गया और उसमें बताया गया अनुच्छेद 12 में कि अगर कोई राज्य की संस्था है और वो बतौर राज्य के तौर पर काम कर रही है, और अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 12 में। अब देखिए इसके बाद पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 पढ़ा जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया था। उसमें बताया गया था कि राज्य क्या है, उसमें कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं, और उसमें बताया गया कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको अवैध घोषित कर सकती है। ये दिया हुआ था अनुच्छेद 12 में। अब अगर हम पढ़ें अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 के बारे में, तो 13 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 13 ये घोषित करता है कि जो भी विधियां संविधान से असंगत हैं या संविधान की ऐसी विधियां जो अल्पीकरण करती हैं वो शून्य मानी जाएंगी। देखिए इसे मैं आसान भाषा में लिख रहा हूँ, पहले एक बार अनुच्छेद 13 में लिख दूँ क्या है। अनुच्छेद 13 क्या घोषित कर रहा है कि जो भी असंगत विधियां हैं वो शून्य होंगी, या जो भी ऐसी विधि हैं
कि जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हों या मौलिक अधिकारों का हनन करती हों तब वो शून्य माने जाएंगे। अब देखिए अनुच्छेद 13, ये लैंग्वेज लिखी हुई है किताब की। अब मैं इसे सिंपल वे में बता रहा हूँ कि अगर कोई विधि इस तरीके की बनाई जाती है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो या मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करती हो, तब सुप्रीम कोर्ट उनको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में। अब देखिए इसमें एक वर्ड है विधि, तो याद रखना है अनुच्छेद 13 में ही जो विधि शब्द है इसको परिभाषित किया गया है। और विधि को परिभाषित किस तरीके से किया गया है तो वो देखिए, विधि को परिभाषित किया गया है इस तरीके से कि कुछ स्थानीय विधियां होती हैं। स्थानीय का मतलब जो कानून स्थायी रूप से बनाए जाते हैं, और वो कौन बनाता है? संसद और विधानमंडल। तो संसद और विधानमंडल किस तरीके से कानून बनाते हैं? ये स्थायी कानून, जिन्हें हम स्थायी विधियां बोलते हैं। और विधि के अंतर्गत दिया हुआ है राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं? अस्थायी, जिन्हें हम बोलते हैं अस्थायी विधियां। तो अस्थायी विधियां किसके द्वारा बनाई जाती हैं? राज्यपाल और राष्ट्रपति। अब देखिए कुछ ऐसे अध्यादेश या अधिसूचना, नियम, विनियम या उपविधि, ये सभी विधि शब्द को परिभाषित करते हैं। यानी कि ये सभी शब्द विधि के अंतर्गत आते हैं जितने भी मैंने लिखे हैं। कि संसद कोई कानून बनाएगी, विधानमंडल बनाए या राष्ट्रपति बनाए या फिर राज्यपाल बनाए या कोई अध्यादेश हो, अधिसूचना हो, नियम हो, विनियम हो, वो सभी आते हैं इस विधि के अंतर्गत। तो इस तरीके से विधि को परिभाषित किया गया है। अब बात यह है कि अगर ये विधि इस तरीके की है कि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, अगर ये विधि इस तरीके की है कि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तब सुप्रीम कोर्ट इन विधियों को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है, यानी कि इनको रद्द कर सकता है, चाहे वो कानून संसद ने ही क्यों ना बनाया हो और चाहे विधानमंडल ने ही क्यों ना बनाया हो। तो क्या है अनुच्छेद 13 में कि जो विधियां, अनुच्छेद 13 में मौखिक बता रहा हूँ, अनुच्छेद 13 में ये है कि ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है या मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करती हों। जैसे संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया और वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस संसद के द्वारा बनाए गए कानून को भी रद्द कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 13 में। तो अभी अनुच्छेद 12 पढ़ा, अनुच्छेद 13 पढ़ा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये 6 मौलिक अधिकार। यहाँ से स्टार्ट होते हैं 6 मौलिक अधिकार। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ की जानकारी लेते हैं जो मौलिक अधिकारों के मैंने विशेषता में बताया था कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जो नागरिकों के बारे में हैं वो अनुच्छेद याद रखने हैं। इनके अनुच्छेद में आगे पढ़ाऊंगा, बस अनुच्छेद याद रख लो। 15, 16, 19, 29 और 30। ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं वह कौन से हैं? अनुच्छेद 14 याद रखो। और इसके बाद याद रखना है 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो देखिए याद करने का क्या तरीका है, बस अभी अनुच्छेद याद रखने हैं, इनके बारे में आगे बताऊंगा किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है।
जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनको दिए हुए हैं 15-16 लगातार, 19 और 29-30 लगातार। नागरिकों को कौन कौन से हैं? 15-16, 19, 29-30। ठीक। अब विदेशियों और नागरिक दोनों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो कौन से हैं? एक अनुच्छेद 14 याद रखना है बस अलग, वो किसको प्राप्त है? नागरिक और विदेशी दोनों को। लेकिन 20 के बाद लगातार 28 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। जैसे अब इनके बारे में जो भी दिया हुआ है वो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ मौलिक अधिकार, उसमें पता चल जाएगा किस अनुच्छेद में क्या है। बस अभी इतना याद रखो कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं। तो देखिए, अब देखते हैं हम जो 6 मौलिक अधिकार हैं वे कौन कौन से हैं, यानी कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, नंबर 1 पर दिया हुआ है समानता का अधिकार। नंबर 1 पर दिया हुआ है समानता का अधिकार। नंबर 2, और समानता का अधिकार याद रखना है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेकर और 22 तक। और तीसरा दिया हुआ है, तीसरा 23, 24 दो अनुच्छेद हैं जिसे हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया हुआ है 23 से 24 के बीच। और चौथा है धार्मिक कार्यों के लिए अधिकार जो 25 से 28 में दिया हुआ है। और पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो 29 से 30 में दिया हुआ है। इसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने 6 मौलिक अधिकार पढ़े। कौन कौन से थे? 6 के 6 मौलिक अधिकार। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब पहले 7 थे वो बता दिया है कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? 14 से 18। स्वतंत्रता का 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए, समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आज की वीडियो में हम इस अधिकार को पढ़ेंगे बस, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो दिया हुआ है। देखिए, अगर 12 और 13 दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब अनुच्छेद आएगा 14। देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता।
एक तो ये बात लिखी हुई है और एक क्या लिखा हुआ है, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब से पहले क्या पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 14 बस इतना पढ़ लेते हैं, विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन ठीक तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल डीपली। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये देखिए, जो विधि के समक्ष समता है इसे लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, और जो विधियों के समक्ष समान संरक्षण है इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डायसी, एवी डायसी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम था विधि का शासन, और विधि के शासन जो इनका सिद्धांत था इसी सिद्धांत से प्रभावित था ये जो दिया हुआ था विधि के समक्ष समानता। अब अगर हम बात करें इनमें मेन डिफरेंस की कि अंतर क्या है, तो विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई विकलांग आदमी है चाहे कोई सामान्य आदमी है, सभी के लिए कानून बराबर है। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 4800 मीटर की दौड़ है और वो 24 मिनट में पूरी करनी है, तो इसके अनुसार ये कानून है कि दोनों को, चाहे वो विकलांग हो चाहे वो सामान्य आदमी हो, टाइम जो है वो दोनों के लिए बराबर दिया हुआ है, यानी कि 24 मिनट में ही दोनों को पूरी करनी है। तो विकलांग आदमी कहाँ पूरी कर पाएगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है वो नेगेटिव आता है, नकारात्मक, नकारात्मक। और अगर बात करें विधियों के समान संरक्षण, तो इसका मतलब है कि कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन सकारात्मक भेदभाव किया जाएगा, और भेदभाव इस तरीके से किया जाएगा ताकि उसमें किसी का विवेक ना हो या उसमें किसी का पक्ष न लिया गया हो। एक सही तरीके से और सकारात्मक तरीके से भेदभाव किया जाएगा। जैसे एक विकलांग व्यक्ति और एक सामान्य आदमी है तो उनके लिए दौड़ के अलग अलग नियम हैं, ना कि दोनों के लिए बराबर टाइम दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये अच्छा है और इसका पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है सकारात्मक, और एक तरीके से इसमें बोल सकते हैं थोड़ा भेदभाव है सकारात्मक, तो ये जरूरी भी है। लेकिन तो ये था अनुच्छेद 14। अब देखिए इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या हैं? जैसे इसमें बोला है कि जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है, यानी कि सभी को समान रूप से कानून मिलेगा, चाहे कोई उच्च पदाधिकारी है, चाहे कोई अमीर है और चाहे कोई गरीब है। लेकिन इसमें जो अनुच्छेद 361 है, अनुच्छेद जो 361 है वो अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये शक्तियाँ हैं कि उनकी पदावधि के दौरान या उनके कार्यकाल के दौरान उनको ना ही तो किसी कारावास में, मतलब किसी में कारावास होगी, ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़े। या अगर मान के चलो राज्यपाल या राष्ट्रपति ने कोई ऐसा निर्णय लिया कि वो आगे जाके गलत साबित हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसे न्यायालय के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 361 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं जो अनुच्छेद 14 का अपवाद माने जाते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। अब अनुच्छेद 14 कंप्लीट, और इसमें आपने पढ़ा विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता पढ़ा, इंग्लैंड से लिया गया। विधियों के समान संरक्षण लिया, यूएसए से पढ़ा गया। विधि के समक्ष समता जो थी वो सकारात्मक थी, नकारात्मक थी। विधियों के समान संरक्षण पढ़ा, वो नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है कि केवल धर्म,
जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में लिखा है केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखिए दो वर्ड हैं, एक तो केवल और एक विभेद। इनसे बहुत कुछ परिभाषित होता है अनुच्छेद 15 के बारे में। विभेद का मतलब क्या है कि मतलब एक दूसरे से मतभेद नहीं किया जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि राज्य एक आदमी के तो पक्ष में है और दूसरे के विपक्ष में हो जाए। और केवल का क्या मतलब है कि केवल धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब और किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ये मतलब निकलता है केवल का। अब देखिए जो अनुच्छेद 15 है ये चीज़ बोल तो दी इसमें अनुच्छेद 15 में, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अब देखिए जो इसके अपवाद हैं वो क्या हैं कि इसमें अभी बोला गया था कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जहां पर विभेद करना पड़ेगा, जहां पर मतभेद करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों और शिक्षा, जो मतलब ये हैं महिला, इनके लिए भी आरक्षण विशेष दिया गया है। यानी कि कुछ कंडीशन है जहां पर मतभेद किया जा सकता है, वो मैं बता रहा हूं कौन सी है। बच्चों और महिलाओं, बच्चों और महिलाओं को राज्य विशेष सुविधा दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा या शिक्षा में कुछ छूट दे सकता है। महिला हैं उन्हें जैसे स्थानीय निकाय है, पंचायत है, नगर पालिका है, उनमें कुछ आरक्षण दे सकता है, उनमें कुछ रिजर्वेशन दे सकता है राज्य। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे सामाजिक और पिछड़े हुए लोग हैं या SC ST और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ शुल्क में छूट दे सकता है। जैसे कि बड़ी संस्था है कोई या शैक्षिक संस्था है कोई बड़ी, तो उसमें प्रवेश के लिए कुछ शुल्क में छूट दे सकता है। और क्या प्रावधान कर सकता है राज्य इनके लिए, जैसे विधानमंडल है उसमें कुछ सीट आरक्षित कर सकता है। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनके आधार पर मतभेद किया जा सकता है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि SC हो, ST हो या सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ हो, तो उसके लिए भी जो शैक्षिक संस्था है उनमें प्रवेश दिला सकता है राज्य। तो ये बात याद रखनी है अनुच्छेद 15 में। क्या क्या इसमें सीधा लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी थी जिनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता था। वो मैंने बताया था कि जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए विशेष सुविधा, SC ST सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, उनके लिए राज्य कुछ मतभेद कर सकता है या कुछ विभेद कर सकता है और उनके लिए कुछ विशेष सुविधा दे सकता है, जो मैंने अभी बताई हैं। अब देखिए इसके बाद जो अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे हम 16, अनुच्छेद 16। देखिए जो हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं 14 से 18, 12-13 हमने अलग पढ़े थे, लेकिन मैंने बताया था जब 6 मौलिक अधिकार बताए थे, पहला समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक था। अब उसमें समता के अधिकार में हमने 14 अनुच्छेद पढ़ा जिसमें विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण था। 15 पढ़ा अभी पीछे जिसमें धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं समता के अधिकार में ही अनुच्छेद 16 जिसमें लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए अगर हम नॉर्मली तौर पर देखें तो सभी लोगों को रोजगार पाने की
समान स्वतंत्रता है, केवल उस पद के लिए योग्यता होनी चाहिए। कोई उच्च अधिकारी के घर का है या कोई राष्ट्रपति का लड़का है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई विशेष छूट मिलेगी। सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान मौका मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 16 में भी अपवाद हैं। अनुच्छेद 16 में क्या अपवाद हैं? और अगर हम इसके अपवाद पढ़ें तो देखिए, जो अनुच्छेद 16 है जो इस बात को कहता है कि अवसर की समानता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिन्हें मैं बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जहां पर जो राज्य है वो रोजगार में कुछ मतभेद करता है। देखिए, राज्य कहता है कि हम जो मूल निवास है, जन्म स्थान है, जाति है, वंश है, इनके आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया जाएगा किसके आधार पर भी? निवास के आधार पर भी। जहाँ आर्टिकल 16 ये कहता है कि हम निवास, मूल वंश, जाति, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, वहीं कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि भेदभाव किया जा सकता है सरकारी नौकरियों में। जैसे रोजगार, और अनुच्छेद 16 डिपेंड रोजगार पे ही है, इस रोजगार के बारे में ही बात करेंगे। वो निवास के आधार पर भी भेदभाव कर सकता है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 16 की क्लोज 3 में, 16(3) में लिखा हुआ है कि वो निवास के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन वो कुछ निश्चित राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, इस टाइम वर्तमान में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहाँ पर निवास की कुछ शर्तें होती हैं कि वो इस राज्य का निवासी होना चाहिए, तब इस रोजगार के लिए अवेलेबल होगा या इस रोजगार के लायक होगा। दूसरी कंडीशन क्या है रोजगार पाने के लिए? कि कुछ रोजगार ऐसे हैं जो धार्मिक व्यवस्था के आधार पर भी दिए जाएंगे, और कुछ रोजगार ऐसे हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा एक निवास के आधार पर, धार्मिक व्यवस्था के आधार पर, आरक्षण। देखिए आरक्षण किसे? ऐसे लोग जो पिछड़ी जाति के हैं, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे लोगों को जो राज्य है वो स्पेशल आरक्षण दे सकता है और उसी आरक्षण के द्वारा वो सरकारी नौकरी पा सकता है। अनुच्छेद चौथा प्रावधान क्या किया गया हुआ अनुच्छेद 16 में कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, कौन से लोग? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण राज्य करेगा। देखिए अनुच्छेद 16 दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ तक क्या है। मोस्टली तो ये लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके बारे में और क्या पढ़ना है कि अवसर की समानता है तो सही, सभी के लिए समान अवसर होंगे, लेकिन कुछ सरकार ने या राज्य सरकार हो, उसने कुछ विभेद किया है, कुछ अंतर किया है। और वो क्या था कि अगर रोजगार कुछ ऐसे भी हैं जिनमें निवास के आधार पर मतभेद किया जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कुछ रोजगार ऐसे भी हैं जिनमें धार्मिक व्यवस्था के आधार पर मतभेद किया जाएगा, जैसे कि जाट रेजिमेंट की आर्मी की भर्ती अलग होती है, तो वो धार्मिक व्यवस्था के आधार पर ही है कि उसमें सिर्फ जाट ही जाएंगे। जो कुछ रोजगार ऐसे हैं जिनमें आरक्षण के आधार पर, आरक्षण भी किसे? कि जैसे कुछ जनजाति ऐसी हैं जो ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो उनके लिए राज्य अलग से आरक्षण देगा और जो उनका प्रतिनिधित्व है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब एक संतुलन बना रहे नौकरियों में हर किसी जाति का। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी सरकार 10% का आरक्षण देगी। तो ये दिया हुआ है सब कुछ अनुच्छेद 16 में। अब बात करें कि अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनका पता कैसे चलेगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भी हैं? तो इसके लिए देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक अनुच्छेद, जो अनुच्छेद है 340। कौन सा अनुच्छेद है? 340। इस अनुच्छेद में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो संविधान है वो व्यवस्था करेगा कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी, और पहचान किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा। तो कौन आयोग बनाएगा? राष्ट्रपति। या कमीशन बनाएगा कौन?
राष्ट्रपति। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा जो जांच करेगा कि पिछड़ी जाति कौन सी है और उनके लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए 1953 में, सन 1953 में काका कालेकर एक आयोग गठित हुआ, काका कालेकर आयोग। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी सन 1955 में, और रिपोर्ट में क्या कहा इसने कि आरक्षण दिया जाना चाहिए। सही बात है, आरक्षण दिया जाना चाहिए जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए, लेकिन इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर इसके बाद टाइम चलता रहा और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। किसकी सरकार? मोरारजी देसाई की सरकार आई। और मोरारजी देसाई ने 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका नाम था, बीपी मंडल के नाम पर ही रखा था, मंडल आयोग। और जो मंडल आयोग बना, इसने अपनी रिपोर्ट दी इसने अपना जो काम करना स्टार्ट किया था वो 1979 से काम करना स्टार्ट किया, और अपनी रिपोर्ट दी इसने, रिपोर्ट दी कब? 1980 में। और 1980 में क्या था, जो मोरारजी देसाई थे उनकी सरकार जा चुकी थी, उनकी सरकार खत्म, मोरारजी देसाई की। और 1980 में जो सरकार थी वो थी इंदिरा गांधी की। 1980 में जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की थी, लेकिन 1980 में भी जो मंडल आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट में पहले ये पढ़िए कि बताया क्या था। तो 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पर भी जो मंडल आयोग की सिफारिश है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। फिर इसके बाद 10 साल बाद 1990 में जो वीपी सिंह थे, यानी कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई सन 1990 में। और उस 1990 में जो सरकार बनी उसने इस बात पर ध्यान दिया, बीपी मंडल की जो सिफारिश थी, जो रिपोर्ट थी, और कि आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण दिया और कितना? अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए 27% आरक्षण। अब बात आई कि आरक्षण 27% ही क्यों दिया गया? तो 27% आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया। जितने प्रतिशत जनसंख्या थी उतने प्रतिशत आरक्षण दिया। यानी कि अगर पिछड़े वर्ग के लोग भारत देश में 27% है तो उनको आरक्षण दिया गया 27% का। तो ये था आर्टिकल 16। देखिए अब आर्टिकल 16 मोस्ट रूप में बता रहा हूँ, मौखिक क्या पढ़ा हमने। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ था लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब इसका मतलब है कि रोजगार में सभी को मौका मिलेगा समान रूप से, लेकिन कुछ अपवाद बताए गए थे, जैसे कि रोजगार में निवास के आधार पर भी राज्य भेदभाव कर सकता है, जैसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। रोजगार में आरक्षण भी दे सकता है, जो लोग ऐसे हैं जो पिछड़ी जाति के हैं उनके लिए सरकार आरक्षण दे सकती है। धार्मिक व्यवस्था के आधार पर भी रोजगार में मतभेद किया जा सकता है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, और वो थी 10%। लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे अन्य, उसकी जांच के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया था अनुच्छेद में 340 में। और इसमें अनुच्छेद 340 में क्या कहा गया था कि जो राष्ट्रपति है वो एक कमीशन गठित करेगा जो जांच करेगा कि कौन से पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उसके कुछ कारक थे कि इन कारक के आधार पर ही पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान की जाएगी। और फिर इस चीज़ के चलते 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित किया गया। उस टाइम पे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में, उन्होंने बताया आरक्षण दिया जाना चाहिए।
इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने एक बीपी मंडल का गठन किया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया, जो 1978 में गठित किया गया। इस बीपी मंडल ने 1979 से कार्य करना स्टार्ट किया। रिपोर्ट दी इसने 1980 में, और रिपोर्ट क्या दी कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, इसलिए इंदिरा गांधी उस टाइम पर सरकार में आई और उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, और वो कितना था 27%। फिर इसके बाद इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि आरक्षण पिछड़े वर्ग को 27% दिया जाना चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कुछ अपनी शर्तें रखी। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ शर्त रखी कि इन लोगों को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। पहली शर्त सुप्रीम कोर्ट की थी, जो क्रीमी लेयर के सिद्धांत में आते हैं उन्हें इस 27% आरक्षण का मुआवजा नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर सिद्धांत में कौन आते हैं? जो सार्वजनिक पद पर हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनके जो लड़के हैं या इनके घरों में से हैं कोई भी, उनके लिए ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वो क्रीमी लेयर में आते हैं कि जो अच्छी रैंक पर हैं सरकारी नौकरी में, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। दूसरी व्यवस्था की गई कि आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन प्रमोशन या प्रोन्नति में कोई इसकी भागीदारी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो शुरुआती 5 वर्ष के लिए। और क्या किया गया कि आरक्षण के लिए आरक्षण सिर्फ 50% सीटों पर होगा। मतलब अगर वैकेंसी निकली 400 तो सिर्फ 200 पे आरक्षण है, 200 बिना आरक्षित रहेंगी, ये कहा गया। ये था अनुच्छेद 16। देखिए हम पढ़ रहे हैं विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 से 18 वाला टॉपिक। उसमें हम 14, 15 और 16 पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 17 सभी को पता है, इसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। इसमें क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। जो पूजा के जो क्षेत्र हैं, जैसे मंदिर हैं, उनमें प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक होटल हैं उनमें प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक मनोरंजन के साधन हैं उनमें किसी को प्रवेश से रोकना, और छुआछूत के नाम पर मतलब रीति को और आगे बढ़ाना। तो इस तरीके से अगर कोई भी लोग एक दूसरे से मतभेद करेगा तो वो इस अस्पृश्यता में आएगा, अस्पृश्यता के कानून में आएगा। और इसी के चलते एक कानून बनाया गया था 1955 में, जिसका नाम दिया गया था अस्पृश्यता कानून 1955। लेकिन इस कानून को सन 1976 में बदलकर 1976 में संशोधन किया गया इसमें, और इसका नाम रखा गया नागरिकों के लिए नागरिकों के का संरक्षण अधिनियम 1955। क्या नया नाम रखा? नागरिकों का संरक्षण अधिनियम 1955। और इसमें क्या प्रावधान किए? इसमें प्रावधान जो पहले कानून थे उनको और भी सख्त बनाया गया, और राज्य को आदेश दिया गया या राज्य को ये पावर दी गई कि जो इन कानूनों का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है, उसे मतलब पहले से ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए, सख्ती से दंड दिया जाना चाहिए उसको। ये बात है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत था। और इसमें जो अस्पृश्यता कानून 1955 था उसमें संशोधन किया गया 1976 में, इसका नाम बदला गया, नाम बदलकर नागरिकों के संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। और इसमें जो पहले कानून थे उनको और ज़्यादा सख्त बनाया गया। राज्य को पावर दी गई कि जो इस तरीके का भेदभाव करता है उसको दंड दिया जाना चाहिए। ये था अनुच्छेद 17। और अब लास्ट अनुच्छेद है जिसे हम पढ़ेंगे, जो है अनुच्छेद 18 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 18 में सीधा लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत, उपाधि का मतलब कोई पुरस्कार है उसे, उसके बारे में है। तो इसके बारे में 4 प्रावधान थे, इसे हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। इसमें 4 प्रावधान हैं जिन्हें हम
क्रम से पढ़ेंगे। पहला क्या है कि जो राज्य है वो सेना या विद्या इनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं देगा। मतलब सेना के क्षेत्र में कोई उपाधि दे सकता है राज्य, विद्या के क्षेत्र में कोई उपाधि दे सकता है, इनके अलावा कोई और उपाधि नहीं दे सकता। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश की कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यानी कि दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अब तीसरी क्या है कंडीशन? उपाधियों का अंत तो है, लेकिन किस तरीके से है कि सेना या विद्या के अलावा कोई और उपाधि राज्य सरकार नहीं देगी। दूसरी कंडीशन, कोई भी भारत का नागरिक है वो विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन, अब अगर कोई विदेशी है, ठीक, अगर कोई विदेशी है और वो भारत में रह रहा है, किसी लाभ के पद पर है, ऐसे पद पर है जो विश्वास पात्र पद हो, जिसकी खुद एक अहमियत हो, तो वो भी अगर विदेश से कोई उपाधि ग्रहण करना चाहता है या विदेश से कोई उपाधि मिलती है उसे, तो बिना राष्ट्रपति के वो उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। ये तीसरा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18 में। और अगर लास्ट प्रावधान की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि चाहे तो भारतीय हो, चाहे नागरिक हो, चाहे विदेशी हो, वो विदेश से कोई भी उपाधि, कोई भी पद और कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं करेगा। कोई भी पद हो, कोई भी उपलब्धि हो और कोई भी उपाधि हो, वो प्राप्त नहीं करेगा। किसकी अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की बिना अनुमति के बिना। ऐसे ही कोई भी विदेशी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये कुछ प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 18 में। अब देखिए एक छोटी सी बात और बताता हूँ। 1996 जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये निर्णय दिया था कि जो पद्म श्री है या पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ये उपाधि नहीं मानी जाएंगी, ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आएंगी और इन्हें अगर राज्य सरकार किसी को प्रदान करती है तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी सुप्रीम कोर्ट ने। वो कंडीशन क्या थी कि कोई भी अपने नाम से पहले और अपने नाम के बाद में इन उपाधियों को नहीं लगाएगा। क्या कंडीशन थी कि कोई भी, जैसे किसी का नाम है रजत, तो वो अपने नाम से पहले ये नहीं लगा सकता पद्म श्री रजत, और अगर वो इस तरीके से लगाता है तो उसकी जो उपाधि है ये या जो इन्हें सम्मान मिला है वो वापस ले लिया जाएगा या उस व्यक्ति को वो सम्मान त्यागना पड़ेगा। तो कोई भी इन्हें उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं लगा सकता, अर्थात अपने नाम से पहले और बाद में नहीं लगा सकता। ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में। अब देखिए इसी में ही इन पदों को भी ख़त्म कर दिया गया। जैसे पहले के लोग थे वो लगा लेते थे राय बहादुर, जैसे दयाराम साहनी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, राम बहादुर या दीवान बहादुर, महाराजा। तो इस तरीके की उपाधियों को भी अपने नाम से पहले हम नहीं लगा सकते, वो अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में। हमने मौलिक अधिकार का अर्थ और महत्व पढ़ा, मौलिक अधिकार के बारे में विशेषताएं पढ़ी, क्या मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक दिए हुए थे, और कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, पहले कितने मौलिक अधिकार थे, अब कितने मौलिक अधिकार हैं, और इनमें जो पहला मौलिक अधिकार था, जो समता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18 तक, वो हमने पढ़ा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरी पार्ट में अनुच्छेद 18 से ऊपर जितना बचा है मौलिक अधिकार, वो दूसरी वीडियो में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।